हेलो एवरीवन। तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। हम जो खाना खाते हैं वो खाना किस तरीके से डाइजेस्ट होता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो किस तरीके से अब्सॉर्ब होते हैं वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से ही पता चलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं। हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। इसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। माउथ के बाद बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारे पार्ट्स आते हैं। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऐसे हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट होता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले हम बकल कैविटी में ही पुट करते हैं। इस प्रोसेस को जब हम अपने खाने को बकल कैविटी में पुट करते हैं इसे हम इंजेशन कहते हैं। अब हमारी बकल कैविटी के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं और कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में सलाइवा सिक्रीट करते हैं। बकल कैविटी के अंदर हम जो भी खाना खाते हैं हमारे टीथ्स उसे च्यू करते हैं और उसे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है जो खाने के साथ मिक्स होता है। अब सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च को तोड़ते हैं, उसे सिंपलर पार्ट्स में तोड़ते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या कोई प्रोटीन खा रहे हैं या फैट खा रहे हैं, उसे सिंपल पार्ट में तोड़ना ज़रूरी है। डाइजेशन होने का यही इम्पॉर्टेंस है। डाइजेशन इसीलिए होता है क्योंकि वो हमारे खाने में प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके ताकि हम उसे यूज़ कर सकें या हमारा बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर सके। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट एक एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। अब इस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। खाना हमारे बकल कैविटी के बाद मूव करता है हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। ये इसके थ्रू खाना हमारे माउथ से या हमारे बकल कैविटी से स्टमक तक जाता है। अब जो खाना हमारे पूरे गट मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल से मूव करने वाला है वो एक मूवमेंट जिसका नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसकी मदद से मूव करेगा। इस मूवमेंट में क्या होता है, जो मसल्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ मूव करता है और इसी प्रोसेस के थ्रू पूरे रास्ते से, पूरे एलिमेंट्री कैनाल से खाना आगे मूव कर रहा होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है और खाना आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। ईसोफेगस खाने को स्टमक तक लेकर जाता है। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे पेप्सिन एक एंजाइम है। इसके अलावा म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वो हमारे स्टमक के वॉल्स को करोड कर सकता है। इस वजह से म्यूकस जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है वो हमारे वॉल्स ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ दिस एसिड। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीट होना ज़रूरी है क्योंकि वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ताकि वो एक्ट कर सके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना पेप्सिन एक्टिवेट नहीं हो सकता था और वो हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। हमारे स्टमक में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पार्शली डाइजेस्ट होता है और ये खाना अब मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये एग्जिट स्टमक से फूड का जो एग्जिट होता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डायरेक्ट नहीं होता है। वहाँ पे एक स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है जो इसको रेगुलेट करता है। वो अलाउ करता है कि खाना कुछ समय बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उससे पहले नहीं जा सकता है। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेंथ का हो सकता है। मतलब अगर कोई हर्बीवोरस एनिमल है तो वो सिर्फ ग्रीन्स खाते हैं, ग्रीन लीव्स खाते हैं या ग्रासेस खाते हैं और इनमें होता है सेल्यूलोज जिसको पचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से जितने भी हार्बीवोर्स हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल थोड़े लंबे होते हैं। जितने भी कार्निवोर एनिमल्स हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है क्योंकि मीट को पचाना थोड़ा आसान होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना हमने खाया है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। हमने भी देखा कि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में ही सलाइवरी अमाइलेज की मदद से थोड़ा बहुत डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का वहाँ होता है। उसके बाद
प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में, पर ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, अभी भी कुछ चीज़ों का डाइजेशन बाकी है। तो इस वजह से कंप्लीट डाइजेशन इस पार्ट में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली हो जाता है। ये वो पार्ट है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब चीज़ों का डाइजेशन कम्प्लीटली हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा था कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं जैसे कि लिवर और पैनक्रियाज, ये भी कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। ये डायरेक्ट इनके जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लाके डाल दिए जाते हैं। लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। ये पेनक्रियाटिक जूसेस में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लिवर से जो बाइल सिक्रीट होता है, बाइल सॉल्ट कहते हैं उसे हम, और ये बाइल सॉल्ट हमारे खाने में जो फ़ैट प्रेजेंट है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फ़ैट का इमल्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, वरना फ़ैट का डाइजेशन नहीं होगा। तो फ़ैट इमल्सिफाइड होने के बाद हमारे पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूसेस आए हैं उस पर लाइपेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारे फ़ैट को डाइजेस्ट कर देता है। और एक और एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक जूसेस में जिसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं। ये ट्रिप्सिन जो भी बचा हुआ प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं उस पर कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, इसको हम इंटेस्टिनल एंजाइम्स कहते हैं। और ये एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कंप्लीट डाइजेशन के लिए। जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से डाइजेस्ट होके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। जितने भी प्रोटीन हैं वो अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं और फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में टूट जाते हैं। अगर हम वॉल्स देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम विलाई कहते हैं। और विलाई क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्योंकि अब यहाँ पे हम जो भी खाना खाए हैं या जो भी हमारे खाने का डाइजेशन हुआ है उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना ज़रूरी है। ये अब्सॉर्प्शन इस विलाई की मदद से ही होगा। उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स सप्लाई होते हैं, क्योंकि जो भी खाना हमने खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिलाना ज़रूरी है, बिकॉज ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा पूरे बॉडी पार्ट्स में और खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। तो ब्लड वेसल्स सप्लाई होते हैं विलाई में जो खाने को अब्सॉर्ब करते हैं और ब्लड में मिलाते हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर विलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। अब हो गया खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो थे वो अब्जॉर्ब भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं हमारे खाने के जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते उसके न्यूट्रिएंट्स, वो अनअब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाइज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे किसी भी न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ पे पानी का अब्जॉर्प्शन होता है। हमारे अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू द विलाई प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो भी अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल बचा है उसे एनस के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी पास कर दिया जाता है। एनस में एनल स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जो इस मटेरियल के एग्जिट को रेगुलेट करते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। So thank you so much, and if you like the lecture, do like, subscribe and share.